हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में एक और 498A के जजमेंट पर लाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर मुझे दोनों पार्टीज का नाम हाइड करना पड़ेगा क्योंकि पार्टीज लोकल हमारे शहर की ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है, देखिए ये जो मामला था ना, ये बिल्कुल अलग प्रकार का मामला था। आपको मैं पूरा मामला समझाऊंगा। इसमें पति और उसके सारे रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया गया था, जैसे कि आपके अधिकतर मामलों में होता है। तो इसमें दोस्तों जो FIR दर्ज हुई थी वो हुई थी 2016 में। और 2016 में उन्होंने किसी एडवोकेट को हायर किया। उस एडवोकेट ने हाई कोर्ट में स्टे के लिए लगाया, वहां से उनको स्टे मिल गया और उस स्टे की कॉपी यहां लोअर कोर्ट में जमा हुई। तो उस समय पे उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इस स्टेज पर आपके लिए लापरवाही भारी साबित हो सकती है। ये जो आज का केस है, ये आपको ये सीख भी देगा, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। आखिर तक आप वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, इस केस में ऐसा था, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया था। वो स्टे की एक कॉपी लोअर कोर्ट में लग गई थी, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड के पिताजी नहीं थे, तो हस्बैंड, उनकी माताजी, उनकी बहन और उनके भाई सबको इस मामले में इन्वॉल्व किया गया था। दोस्तों, अब 2017 में चार्जशीट आ गई, तो 2017 से अब आप लगा लीजिए 2021 पूरा खत्म हो गया था, तब तक भी वो लोग कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, यानी इतने साल कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। उनका कहना यह था कि भाई उनके वकील साहब ने ऐसा कहा हुआ था कि कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो जो भी खैर रहा हो, उस मैटर पर हम नहीं जाते। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वो जब 4 साल तक वहां गए नहीं, तो हुआ क्या, उनके नाम के नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गए। उनको दोस्तों पता तब चला जब उन्होंने महसूस किया कि उनको पुलिस वाले इधर उधर पूछ रहे हैं, तो वो लोग घर से फरार हो गए। और जब कोर्ट में उन्होंने किसी मार्फत मालूम करवाया तो पता चला कि उन सब लोगों के, चारों लोगों के NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो रखे हैं और पुलिस उनको सर्च कर रही है। तो ऐसे केस में उन्हें अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह पर कहीं और रहना पड़ा। तो उसमें NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रखे थे और मामला 2017 का था। 2017 से अब तक अपीयरेंस भी नहीं थी। और समन के बाद बेलेबल वारंट इशू होते हैं, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि उनको कभी भी कोई समन घर पे रिसीव नहीं हुआ, कभी कोई बेलेबल वारंट भी रिसीव नहीं हुआ और कोर्ट में वो अपीयर नहीं हुए। उन्हें किसी से मालूम चला कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनका घर मालूम कर रही है। इसके बाद दोस्तों फाइनली लोअर कोर्ट में 12 जनवरी को पति को छोड़ के बाकी जितने भी रिश्तेदार थे, यानी पति की माताजी, पति की बहन और हस्बैंड के जो भाई थे, इन तीनों लोगों को सरेंडर करा दिया। और सरेंडर कराने के साथ ही बेल एप्लीकेशन भी लगवा दी। अब दोस्तों, उस समय कोविड बढ़ा हुआ था। 12 जनवरी को यहाँ पे कोर्ट्स बंद थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद दोस्तों, जो मेन मुख्य बिंदु थे इसकी FIR के, उस FIR में यह था कि कहीं पे भी लड़की ने डेट और टाइम किसी भी घटना का मेंशन नहीं किया हुआ था। केवल इतना था कि इतनी तारीख को मैं वहां से गई, लेकिन जहां पे वो क्रूरता दिखा रही थी, जहां पे वो और चीजें दिखा रही थी, वहां कहीं भी उसने डेट टाइम मेंशन नहीं किया हुआ था। ये एक पॉइंट दोस्तों इस पूरी बेल का आधार बना। ऐसा ही होता है, हमेशा किसी ना किसी FIR में कोई ना कोई टेक्निकल लूपहोल निकल ही आता है। इसमें यह था, किसी और में कुछ और हो सकता है, लेकिन होता सब में केवल आपको शांति से बैठकर उसको ढूंढने की जरूरत होती है और उसी पॉइंट के बेस पर आप खेल जाते हो। तो कहने का मतलब, ये जो बेल का आधार बना, ये बना कि कोई भी स्पेसिफिक डेट और टाइम FIR में मेंशन नहीं है। सारे के सारे एलिगेशन जनरल और वेग नेचर के हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किसी पे भी स्पेसिफिक हो। और इसी आधार पर लोअर कोर्ट ने ही सबको जमानत दे दी। इसके बाद दोस्तों, इसी मामले में 14 जनवरी को हस्बैंड की बेल एप्लीकेशन लगाई गई और हस्बैंड की जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी एडमिट हो गई, यानी हस्बैंड को भी बेल मिल गई। लेकिन उसका जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से चीजें चलती है कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप FIR को अच्छे से स्टडी करके उसके आधार पर चीजों को लेकर के आते हैं तो आपको उससे रिलीफ मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी और पहले भी कई बार समझाया, कि जरूरी नहीं होता कि आप एंटीसिपेटरी में जाएं तभी आपको राहत मिलेगी। आपको लोअर कोर्ट से भी राहत मिल जाती है, अनटिल एंड अनलेस FIR में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि आपको दिक्कत कर सकते। तो कोई भी लीगल एक्सपर्ट जो आपका होगा, वो उस FIR की स्टडी करके आपको बता सकता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। आपको डिफॉल्ट बेल मिल सकती है या फिर आपके ऊपर कोई रिस्क है। केवल एंटीसिपेटरी बेल और स्टे में मेरे अकॉर्डिंग तभी जाना चाहिए जब आपको कोई स्पेसिफिक रिस्क हो। यदि कोई रिस्क नहीं है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती और नॉर्मली आपको डिफॉल्ट बेल में जाकर ही राहत मिल जाती है। इससे आपको बहुत सारे समय और पैसा भी बचता है, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अनुभव कर रहे होंगे, जिन्होंने स्टे के लिए डाला हुआ होगा या जिन्होंने क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में डाला हुआ होगा, या कई लोगों की एंटीसिपेटरी बेल चल रही होगी, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। कोविड की वजह से पेंडेंसी ज्यादा है, डेट्स बहुत लंबी लंबी लग रही हैं, तो बहुत सारा समय निकल जाता है। कई लोगों की क्वेरी आती है कि सर मेरी क्वेश्चन की पिटीशन तो पिछले 2 साल से पड़ी है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो आपका बहुत सारा समय इसमें चला जाता है।
तो ये समय सेव करने के लिए जरूरी यही है कि यदि आपके एफआईआर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको घबराने की आवश्यकता है, तो आपको अननेसेसरी स्टे या एंटीसिपेटरी बेल में नहीं जाना चाहिए। सिंपली जब आपकी चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद आपको उसमें बेल ले लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।